हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं क्लास 12th सीबीएसई और आईएससी बोर्ड्स के बच्चों के लिए लिक्विड सॉल्यूशंस। हमारा सिलेबस का ये फर्स्ट चैप्टर है। अमरिंद्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की चर्चा न्यूमेरिकल सेशन पे है, मतलब लिक्विड सॉल्यूशंस के आपको थ्योरी ना पढ़ाकर, थ्योरी सबने पढ़ी है, रिवीजन का टाइम है, हम आपको न्यूमेरिकल्स के थ्रू थोड़ा बहुत रिवीजन कराने की कोशिश करेंगे। आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं और उन्हीं का डिस्कशन है। शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखो बेटा। ये पहला क्वेश्चन तुमसे क्या कहना चाहता है? पहला क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि बताओ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज हाईएस्ट फॉर, और उसमें ग्लूकोज दिया है, यूरिया दिया है, BaCl2 दिया है, MgSO4 दिया है। ये आदमी टूट जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो, ये आदमी टूटेगा। Ba+2 और दो दो आयन Cl- के, ये आदमी टूटेगा। Mg+2 और SO4-2 में टूटेगा। ठीक, अच्छा, दो आयन देगा। ग्लूकोज आयनाइज नहीं होगा, यूरिया आयनाइज नहीं होगा। जब भी कभी डिसोसिएशन या एसोसिएशन होने लग जाए तो आपके दिमाग में एक चीज आती है जिसका नाम है वेंट ऑफ फैक्टर। और अगर आपके दिमाग में वेंट ऑफ फैक्टर नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह है कि यह सवाल आपका सही होने वाला नहीं है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कह लो या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कह लो, एक ही बात है। हालांकि एक बात नहीं है, लेकिन सवाल का आंसर दोनों सही आ जाएगा। RLVP का मतलब मोल फ्रैक्शन होता है और उसमें वांट ऑफ फैक्टर लगा देते हैं। तो जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा आएगा वही हमारे लिए सबसे ज्यादा RLVP उसमें आएगा। ध्यान से देखो, इसमें कोई डिसोसिएशन नहीं, इसमें कोई डिसोसिएशन नहीं। BaCl2 में 3 आयंस आ रहे हैं, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव, और MgSO4 में 2 आयंस आ रहे हैं। तो I फॉर BaCl2 बेरियम क्लोराइड इज मैक्सिमम। बेरियम क्लोराइड का I मैक्सिमम है। जब बेरियम क्लोराइड का I मैक्सिमम है तो RLVP भी BaCl2 के लिए ही मैक्सिमम होगा। तो हम यहां लिख देते हैं मैक्स, यानी हमारा आंसर क्या हुआ? BaCl2। बहुत बढ़िया। क्या सवाल आसान था? बिल्कुल आसान था। अगला सवाल देखें। काफी बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर देना चाहिए इसे पढ़ने योग्य। तो पढ़ने योग्य हो गया आप। देखें सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है, ध्यान से सुनो। फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्यूशन फ्रॉम टू कंपोनेंट्स कैन बी कंसीडर्ड एज प्योर सॉल्वेंट, सेपरेटेड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स डेल्टा H1, ठीक है। प्योर सॉल्यूट, सेपरेटेड सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स डेल्टा H2, ठीक है। सेपरेटेड सॉल्वेंट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन डेल्टा H3। सॉल्यूशन सो फॉर्म्ड विल बी आइडियल इफ। अब ध्यान से सुनना। कह रहा है कि सॉल्वेंट को सेपरेट किया गया, इतनी हीट लगी, सॉल्यूट को सेपरेट किया गया, इतनी हीट लगी, और दोनों को मिलाया गया तो इतनी हीट लगी। अब बताओ जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें टोटल कितनी हीट आएगी? ठीक है ना। दिमाग में एक बात रखना कि अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो डेल्टा H मिक्सिंग जो होगी ना वो जीरो आएगी। ध्यान सुनना मेरी बात को, डेल्टा H मिक्सिंग क्या होगी? जीरो। और डेल्टा H मिक्सिंग अगर जीरो है तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन के लिए एंथैल्पी की वैल्यू आएगी वो इंडिविजुअल एंथैल्पीज, यानी कि सॉल्वेंट, सॉल्यूट और इनके मिक्सचर की एंथैल्पीज का सम होगा। तो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है करेक्ट है। अगले सवाल पे आते हैं। सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक्वस सोल्यूशन है, इसमें 1 ग्राम यूरिया पड़ा है जो इतने डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है। पानी होता तो 100 पे बॉयल होता है, यूरिया पड़ा है इसलिए 100.25 पे बॉयल हो रहा है। ठीक है। एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन द सेम वॉल्यूम विल बॉयल एट। ठीक है, अच्छी बात है, देख लेते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं फॉर यूरिया। अगर यूरिया की चर्चा करो तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.25 डिग्री सेल्सियस है। तुमने कहा ठीक है, इसमें क्या खराबी है? नहीं, खराबी की बात कोई नहीं है। 100.25 डिग्री सेल्सियस का इसका बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन ये बॉइलिंग पॉइंट है तो कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? 0.25 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, क्योंकि प्योर वाटर का 100 होता है और यूरिया डालने के बाद 100.25 हो गया, तो बढ़ा कितना? बढ़ा 0.25। तो ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, एलिवेशन जिसको कहते हैं। अब ये एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है? तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला आपको सिखाया गया था
कि एलिवेशन कांस्टेंट इंटू m अपॉन m इंटू 1000 बाय w। बहुत बढ़िया, कोई परेशानी की बात नहीं। बताओ जरा कितना है ये 0.25 है। एलिवेशन कांस्टेंट सवाल में दिया है? बिल्कुल नहीं दिया। तो यानी एलिवेशन कांस्टेंट सेम टू सेम यूज होगा जब हम लोग ग्लूकोज के लिए सॉल्व कर रहे होंगे। समझे बात? जी हाँ, बिल्कुल समझे। आइए अब ध्यान से देखो, मोलर मास एक्सेट्रा की वैल्यूज डालनी है। देखो गिवन मास कितना है यूरिया का? 1 ग्राम है, तो गिवन मास 1 ग्राम। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास कितना है? 60, तो यहां डाला 60। 100 यहां रहे, 1000 यहां रह गया, और यहां आया डब्लू। क्या आया? डब्लू। ठीक, बढ़िया बात। ये सब कुछ हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं। हमारे पास आंसर निकल आया। ये है कुछ इसकी वैल्यू, ये निकल आई, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम चर्चा करते हैं फॉर ग्लूकोज। अब अगर मैं ग्लूकोज की चर्चा करूं तो वही डेल्टा टीबी की जो वैल्यू होगी वो होगी केबी इंटू छोटा एम अपॉन बड़ा एम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। बात तो सही है। डेल्टा टीबी हमें नहीं पता ग्लूकोज के केस में, केबी वही वाला है जो यहां पर है, क्योंकि दिया नहीं है इसलिए सेम लेना पड़ेगा। कितना ग्लूकोज लिया गया है साहब? 3 ग्राम ग्लूकोज लिया गया है, तो यहां पर लिखा गया 3 ग्राम ग्लूकोज, कोई परेशानी की बात नहीं। ग्लूकोज का मोलर मास कितना है? 180, हमने कहा 180 इंटू कितना है बेटा? 1000 और डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। तो एक काम करो, देखो ध्यान से, ये केबी और डब्ल्यू की कुछ वैल्यूज हैं, देखो ध्यान से। केबी 1000 और डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो निकल कर हमारे पास आ रही है। टीबी इक्वल टू 60 को ऊपर भेज देते हैं ना, तो यहां पर आएगा 0.25 इंटू 60, दैट इज इक्वल टू केबी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। ये आया। अब जब ये वैल्यू पता है तो उठा करके केबी इंटू 1000 बाय डब्ल्यू की जगह ये वैल्यू डाल देनी चाहिए। तो हमारे लिए आ गया, केबी गायब करो, 3 बाय 180 इंटू 0.25 इंटू 60 से इसको मार दो 3 से इसको मार दो 1, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू आ गई 0.25 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो निकल कर आया है बेटे, ये एलिवेशन है। क्या है? एलिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसने फाइनल क्या पूछा है? पूछा है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है? ध्यान से सुनो, डेल्टा टीबी इक्वल टू टी फाइनल माइनस टी जो स्टैंडर्ड है, और वाटर का स्टैंडर्ड 100 है, और डेल्टा टीबी जो है वो 0.25 है, और अभी सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन का हो जाएगा 100.25 डिग्री सेल्सियस। जितना यूरिया का था उतना ही ग्लूकोज का है। ये आंसर है, ए वाला। ठीक, अगला सवाल देखो, ये भी काफी बड़ा सा लिखा हुआ है, छोटा कर लेना चाहिए। कह रहा है कि अगर 0.003 मोल्स ऑफ अ गैस डिसॉल्व की गई है 900 ग्राम ऑफ वाटर, तो सबसे पहले ध्यान दो कि गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं ये लोग किसमें? लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब सीधा सीधा कौन सा नियम इसमें काम करने वाला है? हेनरीज लॉ काम करने वाला है। अगर हेनरी लॉ काम करने वाला है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगला देखो, which of the following modes of expression of concentration is independent of temperature? टेम्परेचर से क्या करना है बच्चे? इंडिपेंडेंट लाना है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे। तो ध्यान से सुनो, वॉल्यूम जो होता है ये फंक्शन होता है टेम्परेचर का, तो जिस भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और हमें सवाल में कह रहा है इंडिपेंडेंट, यानी ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि वॉल्यूम पे डिपेंड ना करता हो। ना करता हो तो मोलैलिटी इज समथिंग जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, यानी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी केजी में। इस प्रकार से इसका फॉर्मूला, इसमें वॉल्यूम नहीं आता तो ये इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, सवाल कह रहा है मोलैरिटी निकालनी है HCl लिक्विड की, अगर उसकी डेंसिटी जो है वो इतनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेंसिटी पर आओ। डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तुमने कहा ठीक है। अब वो डेंसिटी कह रहा है 1.17 ग्राम पर सीसी, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर मेरे पास वॉल्यूम है तो 1.17 ग्राम HCl मेरे पास है। हमने कहा ओके, कोई परेशानी की बात नहीं, यही तो बात है ना, HCl सॉल्यूशन मेरे पास है। जवाब है हाँ, बिल्कुल यही बात है, कोई परेशानी नहीं। एक काम करो, सबसे पहले मोलैरिटी की चर्चा करो। मोलैरिटी होती क्या है? मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स होल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम
इन लीटर, ठीक है। अब अगर मेरे पास लीटर में वॉल्यूम ना हो, सेंटीमीटर क्यूब या एमएल में वॉल्यूम हो, तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि दोनों यूनिट्स एक ही होती हैं, तो इसको कन्वर्ट कर लो, 1000 से मल्टीप्लाई लगा लो। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है वो याद कर लो। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, अच्छी बात है। हमारा गिवन मास जो है वो 1.17 ग्राम होगा अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम लेते हैं, ठीक है। और HCl का मोलर मास 36.5, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब कंसीडर किया है तभी हम इतना ग्राम HCl ले रहे हैं, तो वॉल्यूम मिलीलीटर में कितनी आएगी बेटा, 1 इंटू क्या हो गया बेटा, 1000। आर यू ओके विद दिस? बिल्कुल। सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 32.05 मोलर इज द मोलैरिटी, 32.05। आगे आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो, मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 250 ml सॉल्यूशन। मोलैरिटी के बारे में पूछ रहा है, ध्यान सुनो। कह रहा है कि 5 ग्राम क्या है बेटा आपके पास, NaOH है। अब NaOH का अगर तुम मोलर मास निकालने जाओगे तो ये 40 आएगा। 40 कैसे आएगा? Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 और टोटल मिला के 40, ठीक है। गिवन मास कितना है? 5 ग्राम। तो फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो लिखोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है साहब? 5, और मोलर मास कितना है? 40, दैट इज 1/8 इज द मोलैरिटी। कोई परेशानी वाली बात? जवाब है नहीं, मोलैरिटी हमारे पास आ गई। समझ पा रहे हो? लेकिन अभी गड़बड़ है, ये नंबर ऑफ मोल्स आई, अभी मोलैरिटी नहीं है। अब मोलैरिटी पे चलते हैं। अब मोलैरिटी देखो कैसे निकालेंगे। तो मोलैरिटी, ध्यान सुनिएगा, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000। वैसे तो लीटर में लिया जाता था, लेकिन हम क्योंकि मिलीलीटर में ले रहे हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले हमने? 1/8 इंटू 1000। और वॉल्यूम कितना दिया है सॉल्यूशन का? 250 ml। तो यहां लिख दिया कितना बेटा? 250। 250 से काटोगे 4, 4 से काटोगे 2, तो आ गया 1/2, दैट इज 0.5 मोलर। यानी ए ऑप्शन करेक्ट है, 0.5 मोलर मोलैरिटी है, ठीक है। 8 नंबर को देखें सवाल को, आसान सवाल है ये भी। कह रहा है concentrated HCl contains 37% HCl by mass, ठीक है। The density of this solution is 1.18 ग्राम पर मिलीलीटर। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुने। फिर वही कहानी है, कुछ खास नहीं है। मोलैरिटी की चर्चा करो। सबसे पहले तो डायरेक्ट मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख लो। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000। ऐसा ही तो लिखना पड़ेगा, हाँ। अच्छा, ये फॉर्मूला पता है लीटर से हम लोग मिलीलीटर में क्यों बना लेते हैं? उसका कारण है कि सवालों में ज्यादातर मिलीलीटर ही दिया होता है, तो फिर हम लोग ये 1000 वाला ही फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते हैं, वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। अच्छा लग रहा है देखकर। कैसे सॉल्व करेंगे भाई से? सबसे पहले तो मोलैरिटी लिखो। मान लो कि जो टोटल सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हमारे पास 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम। कोई परेशानी वाली बात 100 ग्राम में? बिल्कुल नहीं। अगर ये 100 ग्राम है तो मेरी समझ में जो HCl है वो 37 ग्राम होगा। अगर सॉल्यूशन 100 है तो 37% बाई मास है, तो ये 37 ग्राम होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए तो 37 ग्राम अपॉन 36.5 इसका मोलर मास। क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए? जवाब है हाँ, पता चल गए। 1000 तो 1000 ही रहा। अब नीचे मिलीलीटर का वॉल्यूम लिखना है। अब ये वॉल्यूम कैसे लिखा जाए, यही असली खेल है। तो वॉल्यूम कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनो। हम जानते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम बराबर होता है बेटा डेंसिटी। तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है सॉल्यूशन का? 100। और डेंसिटी कितनी है सॉल्यूशन की? 1.18। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम आ गया 100 अपॉन 1.18। बस सॉल्व कर लीजिए। 37 डिवाइडेड बाय 36.5 इंटू 1000 इंटू 1.18 डिवाइडेड बाय 100। आप इसे सॉल्व करिएगा, ये लगभग 12 के आसपास आ जाएगा। एग्जैक्ट 12 नहीं आएगा, लेकिन लगभग 12 के आसपास आ जाएगा। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है आपका। समझे मेरी बात को? ध्यान से सुनने वाली चीज क्या है कि हम लोग सॉल्यूशन को 100 मान लेते हैं जब भी कभी बाई मास दिया होता है, तो जो सॉल्वेंट है वो तो सॉल्यूट तो आ ही गया, उसके मोल्स भी आ गए। अब जब डेंसिटी और वॉल्यूम का खेल बचेगा
तो जिसकी डेंसिटी दी होगी उसी का वॉल्यूम उसी का मास लेना पड़ेगा। सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है तो सॉल्यूशन का मास लेंगे और सॉल्यूशन की ही डेंसिटी लेंगे, तभी सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है तुमसे कि एक एक्स मोलल, मोलल ध्यान रखो, मोलालिटी की बात हो रही है, सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 0.2, द वैल्यू ऑफ एक्स इज। ध्यान से देखो, कह रहा है कि सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.2 है, तो सॉल्वेंट यानी बेंजीन का जो मोल फ्रैक्शन है वो 0.8 रहा होगा। मेरा तो ऐसा ही मानना है, कोई परेशानी वाली बात? जवाब है नहीं। अब ये दोनों के मोल फ्रैक्शन हमें पता है, ये मोल फ्रैक्शन आपको तुरंत पता होने चाहिए कि दोनों का सम मिला के 1 आता है, तो माइनस करके आपको आना चाहिए। अब मोलैलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना आना चाहिए। मोलैलिटी के फॉर्मूले में 1000 इंटू सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा आना चाहिए आपको। कोई दिक्कत वाली बात? x2 का मतलब है सॉल्यूट से और x1 का मतलब है सॉल्वेंट से। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। जिनको ना याद हो भैया याद कर लो, है ना, कोई ये रोने वाली बात नहीं होनी चाहिए कि हमें तो फॉर्मूला याद नहीं है, हम कैसे करेंगे। ऐसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं। 1000 को 1000 लेने दो, सॉल्यूट का मोलर जो मोल फ्रैक्शन है 0.2, सॉल्वेंट का 0.8 और बेंजीन का जो मोलर मास होता है आप सब जानते हैं कि 78 होता है। बस सॉल्व कर लीजिए, ये आया 4, 4 से ये आया 250 और सॉल्व करेंगे, डिवाइड मारेंगे, आंसर आएगा 3.2, 3.2। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सवाल है। कह रहा है द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.1 ग्राम ऑफ Na2SO4 इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज। मोलैरिटी पूछ रहा है, उसमें कहा है कि 7.1 ग्राम Na2SO4 दिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है, और ये कितना है बेटा? 100 ml। बहुत बढ़िया। अब देखो ध्यान से, इसका मोलर मास निकालने की कोशिश करो। 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, तो ये हो गया 46 प्लस 32 प्लस 64। ठीक है मेरी बात? जवाब है हाँ। ध्यान से समझना, ये 40 और 60 हो गए 100, 100 6 4 10 यानी कि 110, और ये हुआ 32 यानी कि हो गया 142। Na2SO4 का जो मोलर मास है वो कितना हो गया बेटा? 142। अब मोलैरिटी की चर्चा करो। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू 1000, यही तो होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखते हो? नंबर ऑफ मोल्स लिखते हो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक, इनटू वॉल्यूम, और वो भी मिलीलीटर में, और इनटू 1000। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। गिवन मास जो है वो 7.1 है, मोलर मास 142 है, 1000 तो मल्टीप्लाई में था, और वॉल्यूम कितना है बेटा? 100 ml। डिवाइड मार दो, 2 जीरो चले गए, 10 से मल्टीप्लाई करोगे 71 अपॉन 142, ये तो 1/2 आ गया, तो 0.5 आ गया मोलर, 0.5 मोलर, बी ऑप्शन। आइए अब उस दुनिया से बाहर आते हैं, अब हम लोग वेपर प्रेशर की बातें करते हैं। क्या कह रहा है? द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे 640 mm ऑफ Hg, यानी कि जो वेपर प्रेशर है प्योर बेंजीन का, P0 बेंजीन is 640 mm of Hg and that of the solution of solute A is 630 mm of Hg, यानी कि P of solution is 630 mm of Hg। कोई खराबी नहीं है। कह रहा है कि फिर मोलैलिटी के बारे में बता दो, तो हमने कहा ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मोलैलिटी निकालना क्या बड़ी बात है। अगर आपको ठीक ठीक तरीके से याद हो कि ये क्या चीज है, तो आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ठीक है ना, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, ये हो गया आरएलवीपी। आरएलवीपी मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये चीज जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होती है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब N2 अपॉन N1 प्लस N2, इसके बराबर होती है। कोई परेशानी वाली बात? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हम इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इस वेपर प्रेशर के। क्या बोला? नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं वेपर प्रेशर के, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बातें करूं, ध्यान सुनना,
तो इसकी चर्चा करो। ये पी नॉट टोटल कितना था, 640 था। डेल्टा पी कितना है, तो हम कहेंगे 640 माइनस का 630, यानी क्या आया 10/640। इन दोनों को काट दो, तो N2/N1 प्लस N2 विड बी 1/64। कोई परेशानी वाली बात, जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ये हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक लगा, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग ये कह दें, मान लो, है ना, बिल्कुल ध्यान सुनना मेरी बात को। तो ध्यान से देखो बेटा, हमारे लिए ये चीज आ गई। 1/64 को जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.0156। ये, अब इस चीज को बड़े ध्यान से देखो। अगर मैं कहूं कि ये इस तरह से समझो कि नीचे वाले N1 प्लस N2 को जोड़कर 1 आ रहा है, तो तय होता है कि जो N2 की वैल्यू है वो कितनी है, 0.0156। तो इसका मतलब N1 बहुत 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 बड़ा है N2 से, यानी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं N1 यानी कि बेंजीन के मोल्स को 1 मान लूं, तो जो N2 यानी कि सॉल्यूट है उसके मोल्स कितने हो जाएंगे, 0.0156। क्या हमें सॉल्यूट के मोल्स पता है, जवाब है हाँ। क्या हमने बेंजीन के 1 मोल बना रखे हैं, हाँ। और 1 मोल बेंजीन का जो मास होता है वो तो 78 ग्राम्स होता है। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब अगर हम मोलैलिटी निकालने जाएंगे तो सॉल्यूट के मोल्स अपॉन मास किसका बेटा, सॉल्वेंट का। लेकिन अगर मैंने इसको गलती से ग्राम में ले लिया ना, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा था, 1000 से। सॉल्यूट के मोल से 0.0156, बेंजीन के 1 मोल का मास 78 इंटू 1000। आप इसे सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके आपका आंसर 0.2 मोलल आएगा 0.2। काम खत्म, समझे। आगे देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है मोलैरिटी ऑफ अ प्योर वाटर इज। तो प्योर वाटर की बातें कर लेते हैं। अब अगर हम कहें कि लेट अस अज्यूम वी हैव 1 लीटर ऑफ वाटर। तो वाटर की जो डेंसिटी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 किलोग्राम पर लीटर। कितना भैया, 1 किलोग्राम पर लीटर या फिर 1000 ग्राम पर लीटर, ये वाटर की डेंसिटी है। तो अगर हमने 1 लीटर पानी लिया हुआ है ऐसा एज्यूम कर रखा है, तो इसका मतलब मेरे पास मास ऑफ वाटर कितना है बेटा, 1000 ग्राम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे, गिवन मास कितना है 1000, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 18। सॉल्व करोगे 55.55 आएगा, और 55 को राउंड ऑफ करके 56 लिख लो, कोई खराबी नहीं। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, वाटर के मोल्स 1 लीटर में। और हमारे पास मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम किस में, लीटर में। मोल्स हमारे पास 55.56 हैं, और हमने कितना लीटर माना था भैया, 1 लीटर माना था। तो ये आंसर यानी 55.56। 55.55 करके भी न्यूमेरिकल्स में दिया होता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो सिर्फ राउंड ऑफ करके आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक, तो ये आंसर है। अच्छा, ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है और याद भी रखना होता है। आगे देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन। ऑस्मोटिक प्रेशर जैसे ही शब्द सुनोगे तुम्हारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मानकर चलना तुम गड़बड़ कर रहे हो। ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इक्वल टू CRT। सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये मोल फ्रैक्शन, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो सवाल क्या कहता है। सवाल कह रहा है कि 17 डिग्री सेल्सियस है। तो भैया 17 डिग्री सेल्सियस तुम्हें थोड़ी पसंद होता है, तुम्हें तो पसंद होता है 17 + 2 73, और ये मिला जुला के किस में कन्वर्ट हो गया, केल्विन में, ये टेम्परेचर। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर का डेटा मेरे पास है 17 + 2 73। ठीक है, अच्छा आर की वैल्यू तो हमें पहले से पता होती, पर देख लेते हैं क्या क्या दिया है सॉल्यूशन में। 1.75 ग्राम्स ऑफ सुक्रोज दिया हुआ है। क्या दिया है, 1.75 ग्राम सुक्रोज। ठीक है, तो यानी कि गिवन मास जो है वो 1.75 ग्राम है। अब अगर तुम सुक्रोज का मोलर मास निकालने की कोशिश करो तो 342 ग्राम्स आता है। शुगर का आपको याद होता है ना, तो जो शुगर है वही सुक्रोज है, उसी से आंसर आया 342। ठीक है, अच्छी बात है।
तो अगर हम मोल्स निकालने की कोशिश करें तो मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 1.75 डिवाइडेड बाय 342। तो नंबर ऑफ मोल्स भी मेरे पास आ गए, 1.75 डिवाइडेड बाय 342। बढ़िया। अब R की वैल्यू देख लेते हैं और V की वैल्यू देख लेते हैं। कह रहा है 150 ml सॉल्यूशन, यानी इस आदमी ने हमें 150 ml सॉल्यूशन दिया है, और ml देने का मतलब है कि मुझे इसमें 1000 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो हम ऊपर 1000 भेज देते हैं। अब आता है हमारा R। ध्यान से देखो, क्या हमने सब कुछ ठीक ठीक लिया हुआ है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आंसर देखो, अगर तुम ऑप्शन मैच कराना हो तो एटीएम में दिया है, और जब भी कभी आंसर एटीएम में आता है तो R की एक फिक्स वैल्यू होती है 0.0821, 0.0821। डिपेंडिंग ऑन किन किन यूनिट्स में तुम्हें आंसर चाहिए, हम उसी तरह की यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह के वैल्यूज यूज करते हैं। समझे बात को? बिल्कुल समझे। अब ध्यान से देखो, इन सबको सॉल्व कर लो, मोल ये तुम्हारे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। अब जब इसे सॉल्व करोगे तो मैं 0.8 एटमॉस्फेरिक यू विल गेट एज आंसर। सी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी कैलकुलेशन ही है, उसमें कुछ और बचा नहीं। तो इतना सस्ता सवाल आता है बेटा, है ना, पेपर में। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। एक एक्वा सोल्यूशन है ग्लूकोज का जिसमें 10% की स्ट्रेंथ है। अब इस शब्द का मतलब, अगर स्ट्रेंथ का मतलब नहीं पता होगा तो फिर इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो सबसे पहले 10% स्ट्रेंथ का मतलब जान लो ताकि तुम सवाल लगा पाओ। स्ट्रेंथ 10% देने का क्या मतलब है? 10% देने का मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को घोल रखा है 100 ml सॉल्यूशन में। इसको घोलने के बाद जो सॉल्यूशन है, जब सॉल्यूशन 100% बन रहा है तो उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, यानी ग्राम पर ml हम लोग स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं। याद रखना आज से, स्ट्रेंथ के सवाल ज्यादा तुमने नहीं लगाए होंगे इसलिए ये चीज याद नहीं रहती है, उसमें परेशान नहीं होना, पर याद रखना है कि 10% इन स्ट्रेंथ लिखा है, इसका मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml सॉल्यूशन में तुम्हारे पास है। ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है। आगे कह रहा है द वॉल्यूम इन विच 1 ग्राम मोल ऑफ इट इज डिजोल्व्ड इन। ठीक है, वो वॉल्यूम बताओ जिसमें एक पूरा ग्राम मोल डिजोल्व हो जाए। एक ग्राम मोल का मतलब, एक ग्राम मोल का मतलब है सिंपल एक मोल, और कुछ भी नहीं। क्या चीज बेटा? एक मोल। ठीक है, एक मोल ग्लूकोज डिजोल्व करना है तो सबसे पहले एक मोल ग्लूकोज का तुम्हें मास पता होना चाहिए। एक मोल ग्लूकोज, एक मोल ग्लूकोज का मास होता है 180 ग्राम। सब जानते हो ना मोलर मास क्या है? 180 है। तो तुम्हें दिया गया है कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में घुलता है, तो 180 ग्राम ग्लूकोज कितने में घुलेगा, यही तो निकालना है। तो ऐसे लिखो, 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml में घुला, तो 1 ग्राम ग्लूकोज 100/10 में घुला, तो 180 ग्राम ग्लूकोज 180 इंटू 100/10 ml में घुलेगा। इसको इसको काट दीजिए, यू विल गेट 1800 ml एज आंसर। 1800 का मतलब 1.8 लीटर लिख लो, तो 1.8 लीटर कहीं है? बी ऑप्शन में है, यही करेक्ट आंसर है। आइए अगला सवाल देखें। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है तुमसे। कहने की कोशिश कर रहा है कि 10 ग्राम आपके पास NaCl है, उसे 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में घोलना है, तो बताओ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। ये बड़ा घुमा हुआ सवाल है, बिल्कुल आसान है। जब वो 10⁶ ग्राम करके बोल रहा है ना, तो इसका आंसर ppm में आएगा। देखो ऑप्शन भी ppm में दिए हुए हैं, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, देखते हैं ध्यान से देखो। ppm का एक फॉर्मूला लिखाया गया था आपको क्लास में, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। ppm का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। ये हो गया ppm। सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम, हमने कहा 10 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है बेटा? 10⁶ ग्राम, 10⁶ ग्राम, और 10⁶ से मल्टीप्लाई ppm बनाने के लिए ये निपट लिया, तो आंसर कितना आया बेटा? 10 ppm। तो आंसर कितना है? 10 ppm। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कितना सस्ता है। जिनको भी ppm का फॉर्मूला नहीं याद था कृपया याद कर लीजिए। यहां से बोर्ड वाले बच्चों ध्यान रखना कि तुम लगभग पूरे साल मक्कारी करके आते हो, और एंड में बड़े बड़े जेई के नीट के सवाल देखकर अपने आप को तैयार मानते हो। बेसिक फॉर्मूलाज तैयार करो,
और अपने बोर्ड के सवाल लगाओ ताकि बोर्ड का एग्जाम अच्छा हो, है ना। तो ही फायदा है। क्लासरूम में हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, पर एग्जाम टाइम में हमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है। देखो क्या कह रहा है, ऑन एडिंग अ सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट हैविंग वेपर प्रेशर ऑफ 0.8 atm द वेपर प्रेशर रिड्यूसेस टू 0.6 atm मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इस ध्यान सुनना, जब सॉल्वेंट प्योर था तो वेपर प्रेशर 0.8 atm था, और जब सॉल्यूट डाल दिया गया यानी सॉल्यूशन बना लिया गया तो वेपर प्रेशर 0.6 हो गया। ठीक है, अच्छी बात है। सॉल्यूट का वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। हम जानते हैं कि पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन अपॉन पी नॉट, यानी कि ये चीज हो गई क्या बेटा, आर एल वीपी, और ये सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर ही तो होता है। याद होगा आपको, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन उसने नहीं पूछा है, उसने पूछा आर एल वीपी। क्या प्योर स्टेट में 0.8 था, क्या सॉल्यूशन में 0.6 हो गया, प्योर स्टेट में 0.8। आंसर आ रहा है 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8। अब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1/4, और 1/4 का जो आंसर है वो होगा 0.25, और ये चीज हो गई मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट बेटा, सॉल्यूट। क्या ये सवाल डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है बच्चे, आसान है, पर यही सवाल आते हैं पेपर में। ठीक, आगे देखो क्या कह रहा है सवाल, देखो 17 नंबर सवाल कह रहा है कि 0.44 ग्राम कोई सब्सटेंस है, उसको डिसॉल्व किया गया 22.2 ग्राम ऑफ बेंजीन में। पहले नोट कर लेते हैं कि 0.44 ग्राम कोई सब्सटेंस है, वो कौन सा सब्सटेंस है इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसे डिसॉल्व किया गया 22.2 ग्राम ऑफ किसमें बेटा, बेंजीन में। मैंने कहा ठीक, आगे सवाल पढ़ते हैं। लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.567 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इसमें डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन आया है वो 0.567 डिग्री सेल्सियस आया है। ठीक है, देन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज, और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 5.12 डिग्री सेल्सियस पर मोल दी हुई है। हमने कहा कोई परेशानी नहीं, केएफ दे दिया है, अब तो आसानी से आ ही जाएगा क्योंकि फॉर्मूला हमें पता होता है। इफ यू नो द फॉर्मूला तो सब बन जाएगा। डेल्टा टी का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टी का फॉर्मूला है के एफ इंटू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 बाय डब्ल्यू। यही तो होता है। हाँ सर, यही होता है। देखो बेटा, डेल्टा टी एफ कितना दिया है, 0.567 दिया है। ठीक है, के एफ कितना दिया है, के एफ दिया है 5.12 डिग्री सेल्सियस पर मोल। ठीक है, अच्छी बात है। कितने ग्राम हमने सॉल्यूट घोला है, सॉल्यूट घोला है 0.44 ग्राम, और मॉलिक्यूलर मास ही तो उसने हमसे पूछा है सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोलर मास हमें पता नहीं, 1000 ऐसे ही रहा। सॉल्वेंट का कितना मास है, सॉल्वेंट का मास है 22.22, तो ये आया 22.2। ध्यान से सुनना एक बार फिर से बेटा कि ये जो चीज है ये सॉल्वेंट के लिए है, और ये मोलर या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है। फॉर्मूला सिर्फ नहीं पता होना चाहिए, उसमें कौन क्या है ये भी पता होना चाहिए। अब तो यार आसान हो गया। तो मोलर मास कितना निकल आया, 5.12 इंटू 0.44 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.567 इंटू 22.2। आई होप ये क्लियर होगा। जवाब है हाँ। इसे सॉल्व करेंगे 178.9 आंसर आएगा। मैं कैलकुलेशंस में आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूं ताकि एक छोटे से वीडियो में ही ज्यादा से ज्यादा सवाल आपके कंप्लीट हो पाए। ठीक है, अच्छा आगे देखो सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है तुम्हारे पास 2.5 लीटर्स NaCl सॉल्यूशन है, उसमें 5 मोल्स सॉल्यूट के हैं, मोलैरिटी बताओ। इससे सस्ता सवाल क्या हो सकता है। वॉल्यूम उसने दिया सॉल्यूशन का 2.5 लीटर, इंपॉर्टेंट है कि ये वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया है, और मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि NaCl ये दिया है 2.5, और डायरेक्ट तुमसे पूछा है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसमें, लीटर में। मोल से 2.5, सॉरी 5 मोल्स दिए हैं यार, क्या लिख रहा हूं मैं, देखो 5 मोल्स, तो यहां आ गया 5 मोल्स और लीटर है 2.5,
तो आंसर आया 2 मोल पर लीटर, ये मोलैरिटी है। तो 2 मोलर इज द मोलैरिटी। यस सर। 19 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है तुमसे। 19 नंबर सवाल को देखोगे तो अच्छा लगेगा। क्या कह रहा है? Which of the following statements regarding the mole fraction of a component in solution is incorrect? क्या incorrect है? कह रहा है x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में हो सकती है, तो करेक्ट बात है। x की वैल्यू इक्वल टू 1 और लेस देन 1 होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। x इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये भी सही बात है, कोई खराबी नहीं है। और नन ऑफ दीज। तो मैं एक छोटी सी बात बोलता हूं, ध्यान से सुनना। अगर कोई आदमी तन्हा है, जैसे यहां पर देखो इसमें 2 कंडीशंस हैं, x 1 से छोटा हो सकता है, x 1 के बराबर हो सकता है, ऐसा उसने कहा। हमने कहा मान लो तुम हो, हमने कहा ठीक है हैं? अगर तुम हो और 2 लोग हैं a और b, तो लॉजिकली a का भी मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगा, b का भी मोल फ्रैक्शन 1 से कम होगा। लेट्स से b अवेलेबल ही नहीं है, तो a का मोल फ्रैक्शन सीधा सीधा 1 के बराबर होगा। यानी हम लोग मोल फ्रैक्शन 1 तो ले सकते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट है। नॉन नेगेटिव होगा, करेक्ट स्टेटमेंट है। चला इसकी छानबीन करते हैं। इसकी छानबीन करने में ये वाला पोर्शन तो हम देख चुके हैं कि सही है। सही का मतलब 1 भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है। लेकिन इधर वाला पोर्शन देखते हैं। ये कह रहा है x बड़ा होगा 0 से और x बराबर होगा 0 से। बड़ा होगा 0 से तो ठीक है कि अगर a है और b है, लेकिन 0 कैसे हो सकता है? अगर 0 है तो इसका मतलब वो कंपोनेंट ही नहीं, और कंपोनेंट ही नहीं है तो सॉल्यूशन में तो वो हुआ ही नहीं, यानी ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब a इज इनकरेक्ट। और अगर a ऑप्शन में लिखी हुई बात इनकरेक्ट है तो a ही हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, तो आंसर क्या आया इसका बेटा? a। देखने में वो ठीक लग रहा है कि 0 से बड़ा 1 से छोटा, लेकिन उसमें इक्वालिटी का खेल है जहां पर सवाल का आंसर बदलता है। अच्छा, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि व्हेन 10 ग्राम ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वॉलेटाइल आया तो इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएंगी। 100 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व है। देखो 10 ग्राम सॉल्यूट दिया है, 100 ग्राम बेंजीन यानी सॉल्वेंट दिया है, तो इस सवाल में मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, यानी इसमें हमें मोलैलिटी का पता चल जाएगा आसानी से। ठीक, बढ़िया बात। आगे देखो, इट रेजेस बॉइलिंग पॉइंट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सवाल कह रहा है कि डेल्टा टीबी 1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो 10 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 100 ग्राम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बताना है। अगर केबी की वैल्यू 2.53 दी हुई है, हमने कहा ठीक है 2.53, इसमें कोई खराबी नहीं। क्या करें? कुछ खास ना करें, हम लोग डेल्टा टीबी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है केबी इंटू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है मेरी बात? डेल्टा टीबी 1 है, केबी की वैल्यू 2.53 है, सॉल्वेंट का गिवन मास 10 है, मोलर मास का पता नहीं, 1000 अपनी जगह है और सॉल्वेंट का मोलर जो मास गिवन है वो 100 है। इस 2 जीरो से एक ये निपटा दीजिए। तो मेरे हिसाब से गिवन मास, सॉरी मोलर मास जो आएगा वो 2.53 इंटू 100 आएगा, और ये आया तो आंसर आया 253। तो डी ऑप्शन चमक गया हमें, फॉर्मूला याद होना चाहिए। आगे देखो क्या कह रहा है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज। देखो मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आपको कुछ कुछ बातें तो याद रहनी चाहिए। 1 मोलल का मतलब क्या है? 1 मोलल का मतलब है कि मोलैलिटी की वैल्यू 1 है, और मोलैलिटी का क्या मतलब होता है कि सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय मास क्या है सॉल्वेंट का इंटू 1000, और अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में लिया हो तो। मेरी बात समझ में आती है? जवाब है हाँ, आती है। ठीक, अगर मैं मोलैलिटी को 1 मान लेता हूं, ठीक है ना, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? बिल्कुल नहीं। 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब है
1 मोलल का, ध्यान सुनना मेरी बात को। 1 मोलल सॉल्यूशन क्या है? 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब है कि हमारे पास 1 मोल है किसका? ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यही मतलब है भाई। मोलैलिटी का क्या मतलब था? नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर मोलैलिटी 1 आती है तो यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट लिया गया तो उसमें 1 मोल मिले थे। बात तो सही है आपकी, इसमें तो कोई खराबी नहीं है। ठीक, अच्छा लगा। अब हम लोग क्या करें, इसमें हमें पता चला कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हैं वो तो हम सीधा सीधा 1 लिख लेते हैं, क्योंकि हमने तो 1 मोलल के हिसाब से लिखा ना। 1 मोलल मोलैलिटी दी हुई थी, तो हमने 1 मोल ऑफ सॉल्यूट अगर लिखा है तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेना है। एक्वा सोल्यूशन था तो पानी है। अब अगर हम सॉल्वेंट यानी पानी के मोल्स निकालने की कोशिश करें तो 1000 ग्राम हमने लिया है, 18 इसका मास है, तो यानी हमारे पास जो इसका आंसर है वो यही आ रहा है। अब अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहें सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। बात समझ में आती है? जवाब है हाँ आती है, बिल्कुल आती, क्यों नहीं आती। अगर ये बात समझ में आती है तो मेरे हिसाब से 18 तो ऊपर चला जाएगा, 18 प्लस 1000 आ जाएगा। ठीक, तो मेरे लिए जो आंसर आएगा वो 18/1018 आने वाला है। इसे आप बेटा सॉल्व कर लीजिए। ठीक, इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.018 एज योर आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो मैं सॉल्यूशन में नहीं जा रहा हूं, पर ध्यान रखो इस बात को। ऐसे ध्यान रखो कि जब भी कभी मोलैलिटी 1 दी हो, ध्यान से देखो, मोलैलिटी 1 दी है सवाल में, तो इसका अर्थ होगा कि 1 मोल सॉल्यूट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घुला है। तो सॉल्यूट के मोल्स को डायरेक्ट 1 मोल मान लो, प्रोवाइडेड कि आपको सॉल्वेंट को फिर 1000 मानना पड़ेगा। बस इतना मानकर हम सॉल्व करते जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज, बहुत कम क्वांटिटीज में, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज्ड। कौन सा एक्सप्रेशन हम लोग फिर यूज करते हैं? आपको याद होगा कि जब ट्रेस क्वांटिटीज में होता है, बहुत कम होता है, तो हम पीपीएम, है ना, पार्ट्स पर बिलियन, ये सब यूज किया करते थे। माइक्रोग्राम परसेंट नहीं, ग्राम पर मिलियन नहीं, मिलीग्राम पर मिलियन नहीं, पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं जब वो ट्रेसेस में होता है। तो हम पीपीएम पीपीबी की बात करते हैं, पार्ट्स पर बिलियन तो हम लोग यूज ही नहीं करते। पीपीएम इज द फेमस यूनिट। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। 5 ml है 1 नॉर्मल HCl का, 20 ml है 1/2 नॉर्मल H2SO4 का, 30 ml है 1/3 नॉर्मल HNO3 का। उनको मिक्स कर दिया गया है। तो बताओ रिजल्टिंग मिक्सचर की नॉर्मेलिटी क्या होगी? ध्यान से देखो, ये एसिड है, ध्यान से देखो ये एसिड है, ध्यान से देखो ये एसिड है। बदतमीज आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। तो हमें ये बात अच्छी तरह पता होती है कि नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन वुड बी N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3। दिस इज नथिंग बट द नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 5 ml 20 ml और 30 ml मिला जुलाकर ये हो जाएगा टोटल मिला के कितना हुआ। अच्छा, उसके बाद मिक्स किया गया एंड द वॉल्यूम इज मेड टू 1 लीटर, यानी सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर कर दिया गया। सॉल्यूशन इज 1 लीटर। बाकी सब किस में दिए हैं? एमएल में। तो भाई इसे भी एमएल में कन्वर्ट कर लो, 1000 ml। तो यानी जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम तो 1000 है। नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की हमें पता नहीं। ठीक है मेरी बात? जवाब है हाँ। अब आइए ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 5 ml नॉर्मल HCl है, तो 5 ml इसका बेटा वॉल्यूम हो गया। हो गया, अच्छी बात है। और नॉर्मेलिटी कितनी है? 1 प्लस। आइए H2SO4 की बातें करें। क्या H2SO4 की नॉर्मेलिटी 1/2 है? जवाब है हाँ। और वॉल्यूम कितना है? 20 ml प्लस N/3, यानी कि नॉर्मेलिटी कितनी? 1/3। वॉल्यूम कितना? 30 लिख दिया। अब ध्यान से देखो, ये 5, ये 10, और इसको काटोगे तो ये भी 10, तो ये आ गया बेटा आपके लिए 25। N इंटू 1000। नॉर्मेलिटी की वैल्यू आई 25/1000। डिवाइड मारोगे तो यू विल गेट योर आंसर एज, डिवाइड कर लो भैया, कितना आंसर आ रहा है? 1/40।
1/40 यानी कितना आंसर आएगा बेटा, n/40। ध्यान से देखो बेटा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी कि वही KF वाटर के लिए 1.86 है, ठीक है। द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.1 मोलल ऑफ NaCl सॉल्यूशन इन वाटर इज एक्सपेक्टेड टू बी, कितना होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि डेल्टा टी, सवाल कई बार लगा चुके हैं, डेल्टा टी इज KF इंटू गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है मेरी बात? क्या ये KF की वैल्यू 1.86 दी है? हाँ। अब कह रहा है कि 0.1 मोलल ऑफ NaCl सॉल्यूशन, 0.1 मोलल, ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चीज लिखी है गिवन मास अपॉन मोलर मास, और वो भी किसका बेटा, सॉल्यूट का, तो ये चीज तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गई ना। हाँ सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गई। अगर ये चीज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो मैं इसको लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 लिखा रहने देते हैं, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है बेटे, हमारे पास लिखा है वेट, कोई परेशानी वाली बात, वेट लिखा है। अच्छा, जब हम 1000 यूज करते हैं तो वेट को हम लोग ग्राम में यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम 1000 को साथ में ले लें तो ये पूरी चीज जो है ये तो मोलालिटी बन गई। क्या बन गई साहब? मोलालिटी बन गई। अगर ये मोलालिटी बन गई तो 1.86 KF इंटू मोलालिटी, यही तो फॉर्मूला है। और याद करो तो डेल्टा टी का फॉर्मूला पढ़े भी तो KF इंटू मोलालिटी ही थे। तो KF है 1.86 और मोलालिटी सवाल में दी गई है 0.1, नहीं दी गई है 0.1। तो आंसर इज व्हाट, एक डेसिमल और पीछे किसका आना पड़ेगा, 0.186 डिग्री सेल्सियस। इतना डिप्रेशन आ जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आगे देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 121.1 mm ऑफ Hg। तो बेंजीन का प्योर वेपर प्रेशर जो है 121.8 mm ऑफ Hg दिया है। फिर कह रहा है 15 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डाला गया, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट जो डाला गया वो 15 ग्राम डाला गया, ठीक है। 250 ग्राम बेंजीन में मास ऑफ सॉल्वेंट यानी बेंजीन लिया गया कितना बेटा, 250 ग्राम, ठीक है। और वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का आ गया वो हो गया 120.2 mm ऑफ Hg, ठीक है। द मॉलिकुलर वेट ऑफ द सोल्यूट इज, मॉलिकुलर वेट निकालना है सोल्यूट का। इसमें भी कोई खास बड़ी बात नहीं है। मैं ये जानता हूं कि RLVP यानी कि P नॉट माइनस P ऑफ सोल्यूशन अपॉन P नॉट, ये चीज होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होती है। जवाब है हाँ साहब, होती तो है। अगर ये चीज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होती है तो ये रहा 121.8 माइनस 120.2 अपॉन 121.8, ये आ गया हमारे लिए RLVP की वैल्यू, और यहां लिखा है मोल फ्रैक्शन। अब साहब मोल फ्रैक्शन कैसे लिखा जाए, ठीक, मोल फ्रैक्शन कैसे लिखें, मोल फ्रैक्शन कैसे लिखें, लिखते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो इस बदतमीज को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो ध्यान से, 8 में से 2 जाएगा तो आएगा 6, ठीक। उसके बाद आएगा डेसिमल, फिर 121 में से 120 जाएगा तो आएगा 1, तो ये आया 121.8। अच्छा, सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यही तो करने वाले हो, जवाब है हाँ, यही करने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, अब इसमें देखो क्या हो सकता है। सॉल्यूट के मोल्स लिखने के लिए हम इसमें लिखेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 15 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हमें पता नहीं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट विच इज 15 अपॉन मोलर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट हमें पता नहीं, प्लस सॉल्वेंट की चर्चा करो 250 अपॉन 78, गिवन मास 250 और 78 इसका मोलर मास। क्लियर है मेरी बात, जवाब है हाँ।
अब क्या हो सकता है, अब कुछ खास नहीं यार, इसका एलसीएम वेलसीएम लो और सॉल्व करो। 1.6 अपॉन 121.8 दैट इज इक्वल टू 15 अपॉन m होल डिवाइडेड बाय, यहां देखो क्या कर रहे हैं, यहां लिख रहे हैं 78m, लिख लिया 78m, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। तो यहां आया 15 इंटू 78 प्लस 250 इंटू m, ये आया। अब इस फोर्थ वाले ने इस सेकंड वाले को तो मार डाला होगा, बिल्कुल मार डाला होगा, तो मेरे पास आंसर आ रहा होगा 15 अपॉन 15 इंटू 78 प्लस 250 इंटू एम, ये आ गया, आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बस, और कुछ नहीं बचा। जब ये हो गया इसको थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि मेरे पास जगह कम है। देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा 15 इंटू 78 प्लस 250 इंटू एम दैट इज इक्वल टू 15 इंटू 121.8 डिवाइडेड बाय 1.6। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस टर्म को उठा करके इधर भेज दो, तो 250 m इक्वल टू 15 इंटू 121.8 डिवाइडेड बाय 1.6 माइनस 15 इंटू 78, और फिर इस 250 को नीचे भेज दो। तो जब इस 250 को नीचे भेजोगे तो व्हाट यू विल गेट, ये आंसर आया आपका। ब्रैकेट लगाइए और यहां वन ये कर लीजिए, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 356 के आसपास आंसर आएगा। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप करते रहिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन जैसे लगना है वो मैंने आपको बता दिया है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है 26 नंबर सवाल तुमसे कह रहा है कि 20 ग्राम सॉल्यूट है, हमने कहा ठीक है, उसको 500 ml वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पाया गया कि 600 mm ऑफ Hg है 15 डिग्री सेल्सियस पे, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट के बारे में बताओ। तो हमने कहा देखो, अगर वो जानबूझ के हमसे यही बातें करना चाहता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो हमें पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है CRT, होता है, होता है। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 600 mm ऑफ Hg प्रेशर है, 600 mm। हमने कहा ठीक है, होगा, क्या कर सकते हैं इसका। एक बात और ध्यान देना कि जब हम R की वैल्यू रखेंगे तो R की वैल्यू तो 0.0821 रखेंगे, और ये लीटर एटमॉस्फेयर में होती है। किस में होती है बेटा, लीटर एटमॉस्फेयर में। और जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो mm ऑफ Hg में दिया हुआ है, प्रेशर इस यूनिट में, जबकि R की वैल्यू में इसमें रखेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। तो अगर 600 mm ऑफ Hg है, इसको 760 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आंसर है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाएगा। उसका कारण क्या है कि 1 एटमॉस्फेरिक का मतलब होता है 760 mm ऑफ Hg, यानी 760 mm ऑफ Hg का मतलब 1 atm, और 1 mm का मतलब क्या हुआ 1 बाय 760 atm। तो 600 mm का क्या मतलब हुआ 600 डिवाइडेड बाय 760 atm, तो atm में कन्वर्ट कर लिया। अब कॉन्सेंट्रेशन की चर्चा करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इनटू R इनटू T। नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिखोगे, लिखोगे गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब देखो सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, ठीक है, लिख लिया, लिख लिया। अब वॉल्यूम देखो कितना लिखा है 500 ml। अगर मैं इसे लीटर में कन्वर्ट करूं तो क्या ये 1/2 लीटर नहीं होगा, होगा, तो हम लिखते हैं 1/2 लीटर। R की वैल्यू कितनी हो गई 0.0821, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है बेटा 15 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस तो हमें पसंद नहीं है, 273 ऐड कर दो, कर दिया। मोलर मास को बेटा ऊपर भेज दो, मोलर मास इक्वल टू 20 इंटू 0.0821 अपॉन 600 इंटू 760 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 273, ये वाला 2 उछाल के ऊपर भेज दिया है, ठीक है ना, इसी वजह से 2 ऊपर आ गया है, और यहां से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 600 नीचे आ गया, 760 ऊपर चला गया। नाउ सॉल्व इट अप और आपका आंसर आ जाएगा। ये जो भी आंसर आएगा ये 1200 के आसपास आएगा, एग्जैक्ट नहीं आने वाला है, ध्यान रखना, 1200 के आसपास में मैच कराना है। बात पल्ले पड़ी है, जवाब है हाँ। 27 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है,
कह रहा है एक सॉल्यूशन है, ठीक, उसके कुछ कंपोनेंट्स है ए और बी, वो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं बेटा? राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या काम करेगा? अगर राउल्ट लॉ को कंप्लीटली फॉलो करते हैं तो लॉजिकली वो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो जितना स्ट्रेंथ ए बी का होगा उतना ए का होगा उतना बी बी का होगा। तो क्या कह रहा है? ए बी अट्रैक्शन रिमेन्स द सेम एज ए एंड बी बी, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि अगर ए बी और ए और बी बी अलग अलग हो गए तो इसका मतलब है कि उसमें डेविएशन आ गया, वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, राउल्ट लॉ को कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रहा। 28 नंबर सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P एंड Q आर 80 एंड 60 टॉर रिस्पेक्टिवली, यानी प्रेशर ऑफ P इज 80 एंड प्रेशर ऑफ Q इज 60, और यूनिट क्या है बेटा इसकी? टॉर, टॉर यूनिट है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन obtained by mixing 3 moles of P and 2 moles of Q would be, जब 3 इसके और 2 उसके मिलाएंगे तो क्या होगा? तो हमें एक बात तो अच्छी तरह पता है कि टोटल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल प्रेशर का फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको अच्छी तरह, कि P1 इंटू x1 प्लस P2 इंटू x2, यही तो फॉर्मूला था भैया। हाँ सर यही था। तो 1 को हम लोग P लिख लेते हैं और 2 को हम लोग Q लिख लेते हैं। 1 को हम लोग P लिखते हैं, 2 को हम लोग Q लिखते हैं। वेपर प्रेशर P का कितना है? 80। मोल फ्रैक्शन मुझे नहीं पता। वेपर प्रेशर Q का कितना है? 60, और मोल फ्रैक्शन मुझे नहीं पता। तो एक काम करते हैं, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। क्या हमने P के मोल्स 3 लिए हैं और Q के मोल्स 2 लिए हैं? तो मोल फ्रैक्शन अगर P का निकालना हो तो 3/5, और मोल फ्रैक्शन अगर Q का निकालना हो तो 2/5, यही तो आंसर आएगा। तो 80 इंटू 3/5 प्लस 60 इंटू 2/5, 5 से कट करने की कोशिश करें तो 16, तो यहां आंसर आया 48। 5 से कट करें तो 12, तो यहां आंसर आया 24। मिलाओ जुलाओ 8 4 12 4 2 7, 72। पहला ऑप्शन जगमगाता हुआ करेक्ट है, 72। कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। प्योर राउल्ट लॉ का सस्ता सा सवाल है, आपको आना चाहिए। एक सवाल और देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को विराम देंगे। देखो क्या है, थोड़ा छोटा कर ले, दिखेगा आराम से। कह रहा है कि कोई एक मिक्सचर है ए और बी कंपोनेंट का, वो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आप लोगों को ये बात जाननी चाहिए। तो नेगेटिव डेविएशन में ए बी का जो फोर्स है वो बढ़ जाता है ए से और बी बी से। अच्छा, यानी ए और बी आपस में एक दूसरे को कस के पकड़ लेते हैं? जवाब है हाँ। अगर कस के पकड़ लेते हैं तो जो डेल्टा वी मिक्सिंग है, यानी ये लोग पास आ जाएंगे, वो तो 0 से छोटा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी मॉलिक्यूल्स पास आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। और डेल्टा एच मिक्सिंग जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, जो बातें मैंने बोली उसी को याद रख लो। देखो आगे क्या कर रहा है, ए बी इंट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन। डी मुझे दिख गया, मैं इसी को टिक लगा देता हूं। ये तो गलत ही है और ये भी गलत है, और क्योंकि मैंने बताया था डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होता है तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बेसिकली क्लास रूटीन में, क्लास लेक्चर्स के दौरान आपको पढ़ाया गया था, एक पूरा चार्ट बनाकर दिखाया गया था जिसमें एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी, वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग एक्सेट्रा, ये सब कुछ कराया गया था। तो देख लीजिए, काम खत्म। आगे देखो क्या कह रहा है ये। कह रहा है एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, हमने कहा ठीक है, उसको प्रिपेयर किया गया है 30 ml क्लोरोफॉर्म और 50 ml एसीटोन डालकर। वॉल्यूम कितना होगा? मेरे हिसाब से जो टोटल वॉल्यूम एक्सपेक्टेड है वो 30 प्लस 50 मिलाकर कितना आ रहा है बेटा? 80 ml आ रहा है। ये एक्सपेक्टेड है। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन बना तो आंसर 80 आने वाला है। अगर नेगेटिव डेविएशन है तो 80 से कम आने वाला है। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो 80 से ज्यादा आने वाला है। क्लियर है मेरी बात? हाँ सही है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म, मैं क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिख देता हूं, CHCl3, और एसीटोन यानी कि ये प्राणी किस तरह का डेविएशन शो करते हैं? ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। क्या शो करते हैं बेटा? नेगेटिव डेविएशन। नए बॉन्ड्स बन जाते हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाने लग जाता है।
जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, नेगेटिव डेविएशन होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है तो 80 ml से कम का सॉल्यूशन का आंसर आता है। बहुत बढ़िया। तो ये रहे आज के लेक्चर्स के 30 क्वेश्चंस। एक लेक्चर कल हम और करेंगे सॉल्यूशंस पे, जिस पे 30 नए क्वेश्चंस और लाएंगे, न्यूमेरिकल्स। तो नेक्स्ट सेशन में 30 मोर क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, और ये प्रॉब्लम्स कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स नहीं है, यकीन मानिए बेसिक फॉर्मूला आपको याद हो तो बात बन जाएगी। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, आपको बेसिक फॉर्मूला, बेसिक ग्राफ और थोड़ी बहुत थ्योरी, जरा सी लल्लू थ्योरी याद हो जाए तो आप मानकर चलिएगा कि ये चैप्टर आपका कंप्लीटली डन हो जाएगा। आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन एंड अगेन। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, कल के लेक्चर में हम 30 और क्वेश्चन करेंगे, तो जो हो गए इनके अलग वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज हमें फॉलो करते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।